गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास में मोशन को डिफाइन किया था। मोशन क्या होता है, हम न्यूटन्स के मोशन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, जो हमने बहुत छोटी सी क्लास ली थी। इसमें हमने मोशन को डिफाइन किया था, व्हाट इज मोशन। अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन की गति के नियम क्या क्या थे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फोर्स को। फोर्स होता है क्या है। फोर्स होता है मतलब ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसी को बल कहते हैं। फोर्स किसे कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचने को भी बल कहते हैं। बट नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स क्या होती है, जो रिजल्टेंट फोर्स है मतलब टोटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाई की गई वो नेट फोर्स होती है। मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ये नेट फोर्स होती है। देखो F2, जैसे हम देख रहे हैं F2 लगाइए 20 न्यूटन, F1 भी 20 न्यूटन लगाएंगे, लेकिन नेट फोर्स क्या है 0 न्यूटन। मतलब जब दोनों साइड से जो फोर्स लगाई गई, जो पुश किया गया वो दोनों 20 न्यूटन का था, तो नेट फोर्स तो 0 हुआ ना। आप दोनों अपोजिट साइड से हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करा। इधर सेकंड एग्जांपल में देखिए, F2 लगाएगा 18 न्यूटन और F1 लगाएगा 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना रहा, नेट फोर्स रहा 2 न्यूटन। किस साइड, इस साइड रहा। तो ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा जिधर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की गई। नेट फोर्स किधर अप्लाई की, इधर की साइड को अप्लाई हुआ नेट फोर्स, तो ऑब्जेक्ट इधर की साइड को मूव हो जाएगा। ठीक, इस थर्ड ऑब्जेक्ट में देखिए 8 न्यूटन फोर्स इस साइड को अप्लाई की, 6 न्यूटन भी फोर्स सेम, दोनों फोर्स सेम साइड अप्लाई की, तो दोनों नेट फोर्स कितनी हो गई, 14 न्यूटन फोर्स हो गई। ये देखिए 14 न्यूटन फोर्स नेट हो गई। तो ऑब्जेक्ट इस साइड मूव किया, इस साइड और बहुत ज़्यादा फास्ट मूव किया, क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा तेज से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो नेट फोर्स, अब 3 एग्जांपल हम देख चुके। नेट फोर्स हम आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली एंड इजीली व्हाट इज़ नेट फोर्स। जितनी ज़्यादा नेट फोर्स होगी उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट पुश या पुल होगा। अब आती है बैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज़ बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, मतलब जब प्रोड्यूस बैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोड्यूस नो चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन में कुछ भी चेंज ना हो। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्लेस रखा हुआ है, उस पर हम दोनों साइड से अपोजिट साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। देखो ये दोनों साइड से फोर्स लगा रहा है, देखो इधर से भी लगा रहा है, इधर से भी लगा रहा है, तो कार में कोई मूव भी नहीं हुआ, द कार स्टे स्टिल, कार वहीं पे है, तो इसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। मतलब उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज ना हो, उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, स्पीड अप एंड स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड कर दे, मतलब वो धीरे चल रही थी उसको तेज कर दे, उसकी स्पीड को कम कर दे या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। जैसे इसने इधर की साइड से फोर्स लगाया, कार मूव होगी राइट साइड को, ये लिखा हुआ है देखो, यू विल सी क्लियरली हियर द कार मूव टू द राइट, कार राइट को मूव की गई। तो एज वी हैव सीन ऑलरेडी इन डेफिनेशन, ए कार मूविंग स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन और स्पीड अप और स्टार्ट टू मूव, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर देती है। तो अब आगे हम आइजैक न्यूटन एक
साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है मोशन के तीन लॉ दिए थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने अपनी बुक में प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिशियन, दिस बुक ही एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द मोशन। इन्होंने अपनी बुक में फोर्स एंड मोशन के बीच में रिलेशनशिप था वो दिया था 1687 में ये रिलेशन दिया था इन्होंने। इनके तीन लॉ जो है सबसे ज़्यादा पब्लिश हुए मोशन के, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। मतलब जो तीनों लॉ हैं ये यूनिवर्स में जितने भी मूवमेंट है ना सभी को एक्सप्लेन करते हैं आइजैक न्यूटन के लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था पहला नियम क्या दिया था? गति का नियम जो है न्यूटन के अनुसार पहला गति का नियम का ये था, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा तब जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाई जाए। और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट द सेम स्पीड। ऑब्जेक्ट कोई भी है सेम स्पीड से मूव करेगा इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब जब तक कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाई जाए तब तक ऑब्जेक्ट उसमें ही रहेगा। या तो वो अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा, सेम स्पीड से चलता रहेगा, यदि रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाई जाए। इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि तुम उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाओगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अपोजिट साइड से तुम दोनों इक्वल फोर्स लगा लो तब भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो जब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यदि मूव कर रहा है तो मूव भी करता रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब आता है हम अभी इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ तो हमने डिफाइन किया। इनर्शिया भी टोटली डिपेंडेंट। इनर्शिया एक्चुअली न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो निकल के आता है वो इनर्शिया से ही निकल के आता है। इट इज़ अ डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करने को रेसिस्ट करता है। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी भी अपनी पोजीशन में है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने देगा, उसका रेसिस्ट करेगा, उसका विरोध करेगा। जैसे UFC की सीन हियर, एन ऑब्जेक्ट इज टेंडेंसी टू रेसिस्ट ए चेंज इन मोशन। मतलब मोशन में चेंज करने के लिए रेसिस्ट करेगा। ये वर्ड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, रेसिस्ट। ये रेसिस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट रेसिस्ट करता है अपनी पोजीशन में चेंज होने के लिए। इसी प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट की हम इनर्शिया बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट है इनर्शिया। द ग्रेटर द ऑब्जेक्ट मास, जिसका जितना ग्रेटर मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा ग्रेटर इनर्शिया होगा। एंड द लार्ज फोर्स नीड टू ओवरकम द इनर्शिया। जिसका जितना ज़्यादा ग्रेटर मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेटर इनर्शिया होगा, तो उसको उतनी ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बताइए न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करेंगे हम। The acceleration of an object by a force is inversely proportional to the mass of object and directly proportional to the force। मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। मतलब फोर्स के बीच में और मास और एक्सेलरेशन के बीच में। मतलब कितना फोर्स लगाया है, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना बल लगाया गया, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब तुमने उसकी एक्सेलरेशन और मास में कितना चेंज कर दिया उसको F इक्वल्स टू एम। फोर्स है ये बल, मास द्रव्यमान, एक्सीलरेशन त्वरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, F इक्वल्स टू एम में। इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब जैसे हम देख रहे हैं दिस मैन इज हियर एंड ए इज पुशिंग ए कार। This is a question which is asking what is the force applied on this object. This mass of this body is 1000 kg and acceleration produced in this body is 0.45 meter per second square. Then what is the applied force on this body?
एज वी हैव सीन एयर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू कितना होता है कि क्या होता है फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन एफ ऑफ वन एम हो जाएगी बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू एम में होता है। देन फोर्स कितनी अप्लाई की है 0.49 न्यूटन। मास कितना था बॉडी का 0.5 kg। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मार्बल। इसका मार्बल का एक्सीलरेशन निकालने तो हम इस फॉर्मूले से एक्सीलरेशन निकाल लेंगे एफ अपॉन एम से, इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। ये बॉडी है इसमें फोर्स कितनी अप्लाई की है 68.6 न्यूटन। मास कितना है इसका 7 kg। इसका एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है। एक्सीलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम। तो इसका एक्सीलरेशन यहाँ पे हम इस बॉलिंग बॉल का एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ऐसी जैसे ने पिछले एग्जांपल में देखा था, इसमें हमें फोर्स निकालनी थी। फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होता है एफ इज इक्वल्स टू एम। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इसमें कितनी अप्लाइड फोर्स लगाएंगे वो निकाल सकते हैं। ठीक, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब न्यूटन से थर्ड लॉ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड very easily and clearly. I will give my best. Thanks and have a nice day. If you do not understand, then pause your video and keep watch again and again. Thanks.